वेलकम एवरीवन। हम लोग कर रहे थे पेपर प्रीवियस ईयर छत्तीसगढ़ के, तो उसमें हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पेपर करेंगे। ये वाला पेपर भी छत्तीसगढ़ का ही है। हम लोग छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर कर रहे थे, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है, पर छत्तीसगढ़ में ही 2019 को पेपर हुआ है ये। और ये वाला पेपर जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम लोग इसमें सोशोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। हालांकि ये जो पेपर है वो असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च सोशल साइंस का है, लेकिन इसमें हम लोग अपने पार्ट सोशोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोशियो शब्द जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द सोशियस से हुई है उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ सोशियो का मतलब पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है सहयोगी या साथी, अध्ययन, विज्ञान या फिर लोग। तो सोशियो का मतलब है सहयोगी या साथी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज दार्शनिक ने सोशियोलॉजी समाजशास्त्र शीर्षक के साथ अपनी पहली पुस्तक लिखी है। तो किसने अपनी पहली पुस्तक लिखी है सोशियोलॉजी शीर्षक के साथ। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर या दुर्खीम। तो ये हो जाएगा हमारा स्पेंसर। स्पेंसर ने ही सोशियोलॉजी शब्द के साथ अपनी पहली पुस्तक लिखी है। तो ये क्या पता कहीं पूछा भी जाए कि फर्स्ट बुक किसने लिखी है सोशियोलॉजी में, तो ये स्पेंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का मानना है कि समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन एक समग्र रूप में करना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल गया होगा आंसर। और ये मैंने आपको बताया भी है जब मैंने आपको स्पेशली पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया है समग्र रूप में करना चाहिए और केवल सामाजिक समस्याओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तो समग्र मतलब पूरी सोसाइटी का अध्ययन करना है, केवल प्रॉब्लम के अध्ययन तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। तो ये इसमें से कौन से स्कूल का मानना है या कौन से आइडियोलॉजी का मानना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्व या विशेषज्ञ, कृत्रिम या संरचनात्मक कार्यात्मकता या नारीवाद। तो यहाँ पे कृत्रिम का मतलब देख लेते हैं, सिंथेटिक है। तो ये सिंथेटिक का मतलब है कि समग्र रूप से करना चाहिए, मतलब पूरी सोसाइटी का या समाज को लेकर करना चाहिए, ना कि समस्याओं के अध्ययन तक सीमित रहना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसी तरह के नए नए क्वेश्चंस को करने के लिए और अपने थोड़ा माइंड को एनालिटिकल सोचने के लिए हम लोग ये पेपर करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स 1959 ने निम्नलिखित में से किस शब्द को सामाजिक मुद्दों के एक सूचित ढांचे के भीतर व्यक्तिगत परेशानियों को स्थापित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। तो ये भी काफ़ी अलग क्वेश्चन है। और वैसे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस पर बात करी है, सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल ऑर्डर या सोशल इमेजिनेशन। तो सी राइट मिल्स का सोशल इमेजिनेशन यानी समाजशास्त्री कल्पना है। तो उन्होंने सामाजिक मुद्दों के एक सूचित ढांचे के भीतर व्यक्तिगत जो परेशानियां हैं उनको स्थापित करने की क्षमता के रूप में सोशलॉजिकल इमेजिनेशन की उन्होंने बात करी है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1883 में डायनामिक सोशियोलॉजी के प्रकाशन के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के केंद्रीय महत्व पर किसने जोर दिया है। तो डायनामिक सोशियोलॉजी के प्रकाशन में किसने वैज्ञानिक पद्धति के केंद्रीय महत्व पर जोर दिया है। तो कार्ल मार्क्स, लेस्टर वार्ड, मैक्स वेबर या फिर गिडिंग्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाइड सोशियोलॉजी और इसकी बात कौन करता है, तो आप अगर देखेंगे तो कार्ल मार्क्स, वेबर और गिडिंग्स का तो आपको पता ही है। तो ऑप्शन बचता है लेस्टर वार्ड, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, हालांकि सिंपल हैं लेकिन थोड़ा सा अलग हैं। स्पेंसर ने विकासवादी चरणों के संदर्भ में कितने प्रकार के समाजों की पहचान की है। तो स्पेंसर ने जो विकासवादी चरणों के संदर्भ में बात की है समाजों की, तो उन्होंने 2 समाजों की बात करी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और मैंने स्पेंसर को पढ़ाया भी है, उसमें
उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ भी बताई हैं, कहाँ पे 2 बताया, कहाँ पे 3 बताया और कहाँ पे 4 बताया है। तो हर टाइप्स को मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको भी जानना है स्पेंसर के अकॉर्डिंग सोसाइटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आप हमारे स्पेंसर वाले लेक्चर को जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर समाजशास्त्रियों की सबसे बड़ी संस्था अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अलग है, क्योंकि ऐसे तो हम लोगों को ज़्यादातर इंडियन सोशोलॉजी सोसाइटी के बारे में पता रहता है, लेकिन अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी ASA अमेरिकन सोशोलॉजिकल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना हुई है 1949, 1905, 1919, 1920। तो ये हुई है 1905 को। ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कहीं नहीं पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रगति के एक सिद्धांत के अनुसार समय के माध्यम से सामाजिक घटनाओं में निरंतर परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उनका अध्ययन क्या कहलाएगा? तो उनका अध्ययन कहलाएगा सामाजिक सांख्यिकी, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता या सामाजिक पद्धति। तो निरंतर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो जो भी अध्ययन होगा वो सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल डायनामिक्स कहलाएगा। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गंभीर सिद्धांतकार कौन है जिसने विज्ञान की आलोचना ये कहकर की है कि यह हानिकारक और विनाशकारी है क्योंकि यह कुलीन और शक्तिशाली द्वारा नियंत्रित है? तो ये किसने आलोचना करी है कि ये हानिकारक और विनाशकारी है और ये कुलीन और शक्तिशाली लोगों द्वारा नियंत्रित है, यानी एलीट और पावरफुल लोगों के द्वारा कंट्रोल है? तो ऐसी बात गॉफमैन का तो इस पे काम है नहीं, और कार्ल मार्क्स का तो पता ही आपको, एलिनेशन और जो भी वर्कर्स के बारे में उन्होंने कहा है, पार्सन्स का सोशल सिस्टम पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा होर्खीमर, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उन्होंने ये विज्ञान की ये कहकर आलोचना की है कि ये हानिकारक और विनाशकारी है क्योंकि यह कुलीन और शक्तिशाली द्वारा नियंत्रित है। ठीक है, तो इन्होंने साइंस को क्रिटिसाइज़ किया है और इसको हार्मफुल बताया है। क्यों? क्योंकि ये एलीट और पावरफुल लोगों के द्वारा कंट्रोल किया गया है। उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें सोरोकिन ने कहा था, समाजशास्त्र कुल मिलाकर मानविकी के कार्य के साथ संबंधित है। तो यहाँ एक तो आपको ये पता चला कि ये कोटेशन किसका है? सोरोकिन का कोटेशन है। और सोरोकिन ने क्या कहा है? सोशियोलॉजी इज़ मोर और लेस कंसर्न विद द वर्किंग ऑफ वुमेन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में भी दिखा दूँ क्लियरली सो दैट आपको समझ में आ जाए। सोशियोलॉजी इज़ मोर और लेस कंसर्न विद द वर्किंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये कोटेशन क्या पता पूछ लिया जाए किसने कहा है? तो सोरोकिन ने कहा है कि समाजशास्त्र कुल मिलाकर मानविकी के कार्य के साथ संबंधित है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पहचान पाएंगे कि इसमें सोरोकिन आंसर है। अब इन्होंने अपनी किस बुक में ये बात कही है? तो उन्होंने सबसे जो फेमस बुक है सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनैलिटी देयर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स, उसमें ये बात कही है कि सोशियोलॉजी कुल मिलाकर मानविकी के कार्य के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी अभी तक मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदुओं और विषयों की सूची को संदर्भित करता है जो साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के दौरान कवर करना चाहिए? तो साक्षात्कार गाइड, साक्षात्कार का समय, या प्रश्नावली, या फिर फॉर्म और सामग्री। तो यहाँ पर इंटरव्यू गाइड जो होगी, साक्षात्कार गाइड जो होगी, उसको उसमें जो बिंदु और विषयों की सूची को संदर्भित करता है और इसमें साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार के दौरान कवर करना चाहिए, यानी उसमें से देखना चाहिए। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिचयन यानी सैम्पलिंग की किस विधि में किसी जनसंख्या के घटक समूहों को भौगोलिक इकाइयों में शामिल किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? भौगोलिक इकाइयों को पूछ रहा है कि किस में शामिल किया जाता है। तो
वो हो जाएगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में तो आपको पता ही है, बांट के उसके बाद उसमें से चूज़ करते हैं रैंडम सैम्पलिंग से, और रैंडम सैम्पलिंग में किसी को भी चूज़ कर लेते, मतलब सभी को चुनने का समान अवसर होता है। और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग तो अपने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अपने हिसाब से ली जाती है, लेकिन जो क्लस्टर सैम्पलिंग है उसमें जो जनसंख्या होती है उसके जो घटक होते हैं उसको भौगोलिक उनके समूहों को भौगोलिक इकाइयों में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन जो 1 है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्ट के विज्ञान के पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये तो पता ही है, कॉम्ट ने सबसे पहले किसकी बात करी? मैथ की बात की, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, और फिर फिजिक्स की बात करते हैं, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड लास्ट में आ जाता है सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीकों को मानव संचार के विशेष रूप से महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखता है? तो प्रतीकों की अध्ययन या प्रतीकों की स्टडी कौन करता है? तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट करते हैं, यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी करते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने एक विशेष प्रकार के सहभागितावादी पद्धति इंटरेक्शनिस्ट मेथड को नाटकीय दृष्टिकोण से देखा है और लोकप्रिय बनाया? तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, और वैसे भी ड्रामेटर्जिकल में और कौन आता है आपको पता ही है, गॉफमैन आते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार के अवलोकन में पर्यवेक्षक खुद को छद्मवेश में रखता है ताकि वह अध्ययन किए जा रहे समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सके? तो ये किस में होता है? व्यवस्थित अनियंत्रित अवलोकन, व्यवस्थित नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित प्रतिभागी अवलोकन, या फिर अनियंत्रित गैर प्रतिभागी अवलोकन। तो यहाँ पे हो जाएगा अनियंत्रित प्रतिभागी अवलोकन, यानी नॉन कंट्रोल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें नॉन कंट्रोल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, अवलोकन को पर्यवेक्षक खुद एक छद्मवेश में रखेगा, इसलिए ताकि वो अध्ययन किए जा रहे वाले जो समूह हैं उसके सदस्य के रूप में स्वीकार किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जनक कौन है? जनक है ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व या विशेष दर्शन का प्रतिपादक था? तो पूर्व यानी फॉर्मर और स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, इसका प्रतिपादक कौन था? मैक्स वेबर, हॉबहाउस, सोरोकिन या दुर्खीम? तो ये हो जाएंगे मैक्स वेबर, पूर्व या विशेष दर्शन का प्रतिपादक ये थे। तो आपको ये भी एक नया क्वेश्चन मिला, फॉर्मर और स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के प्रतिपादक थे मैक्स वेबर। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के विकास में टालकट पार्सन्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो पार्सन्स ने किस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? संघर्षवाद में तो इनका काम है नहीं, इंटरेक्शनिस्ट में है नहीं, और क्लस्टर सिद्धांत है नहीं। तो फंक्शनल थ्योरी सबको पता है, प्रकार्यवादी सिद्धांत में इन्होंने योगदान दिया। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। व्यापक रूप से सहभागितावादी परिप्रेक्ष्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो सहभागितावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्ट, मीड या फिर पार्सन्स? तो वो हो जाएगा आपका मीड, यानी जो मीड हैं वो इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव के संस्थापक हैं। सहभागितावादी परिप्रेक्ष्य का मतलब यहाँ पे इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से है जी, क्योंकि इंग्लिश जब नहीं रहता है तो क्लियर नहीं हो पाता है कि क्या पूछ रहा है, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के फाउंडर कौन है? मीड है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर ने जो शब्द यूज़ किया है वेस्टर्न, उसके लिए जाना जाता है, जिसका क्या अर्थ है? तो वेस्टर्न का मतलब क्या है? वेस्टर्न का
जो मतलब होता है वो यही होता है, टू अंडरस्टैंड और इंटरप्ट यानी समझना या विवेचन करना। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सेंट साइमन ने फिजियोलॉजी सोशल किस वर्ष प्रकाशित किया? तो ये नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कहीं अभी तक नहीं पूछा गया है। तो ये सेंट साइमन ने जो फिजियोलॉजी सोशल प्रकाशित किया था वो 1813 में किया था, यानी 1813 में इन्होंने फिजियोलॉजी सोशल प्रकाशित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा विकसित की जो भौतिक दुनिया के भीतर द्वंद्वात्मक संबंध पर केंद्रित है? तो डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानक मूल्यों को संदर्भित करता है जो अत्यधिक सामान्यीकृत है? तो मानक मूल्यों को कौन सा शब्द वो संदर्भित करेगा? Which of the following terms refers to value standards which are highly generalized? तो यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी कई बार बड़ी डिफ़िकल्ट सी लगती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू वैल्यू स्टैंडर्ड्स विच आर हाईली जनरलाइज्ड? मानक मूल्यों को संदर्भित करेगा जो अत्यधिक सामान्यीकरण है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पार्टिकुलरिज्म, यूनिवर्सलिज्म, अफेक्टिविटी या सेल्फ ओरिएंटेड। तो जब मानक मूल्यों को संदर्भित करेगा जो सामान्यीकृत है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विशिष्टतावाद हो जाएगा, यानी पार्टिकुलरिज्म हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्सन्स का क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है, उस सिद्धांत की पहचान करनी है आपको जिसमें पार्सन्स ने एक मूल घटना को परिभाषित किया जिसमें उन्होंने इकाई कार्य कहा, यानी आपका जो आइडेंटिफाई द थ्योरी इन विच पार्सन्स डिफाइन द बेसिक फिनोमेना विच ही कॉल्ड यूनिट एक्ट। तो किसको उन्होंने यूनिट एक्ट कहा है वो आपको बताना है। तो एक्शन थ्योरी, सेल्फ थ्योरी, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी या साइको एनालिटिकल थ्योरी? तो उन्होंने तो एक्शन थ्योरी की ही बात की, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन? तो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन की बात किसने की है? ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स या मालिनोव्स्की? तो वो करते हैं मर्टन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो वो पूछ रहा है, आपको वो स्थिति बतानी है जिसमें किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं जो आपस में उलझे नहीं हैं की मांग का सामना करना पड़ता है, इसको क्या कहेंगे? तो आपस में उलझे नहीं हैं, उसकी मांग का सामना कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे भूमिका पुंज या भूमिका संघर्ष या भूमिका तनाव। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताया था रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल सेट में, रोल कॉन्फ्लिक्ट और रोल स्ट्रेन में भूमिका तनाव कब होगा और संघर्ष कब होगा। तो अगर 2 भूमिकाओं की बात होगी तो वहाँ पे हो जाएगा संघर्ष, और अगर एक ही भूमिका में उलझे होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या हो जाएगा? भूमिका तनाव। तो यहाँ पे 2 है तो इस वजह से हो जाएगा भूमिका संघर्ष, यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन द टर्म रोल सेट। आपको बताना है रोल सेट क्या होता है। तो रोल सेट भूमिका पुंज को आपको परिभाषित करना है। तो द कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट डू नॉट गो विद अ गिवन स्टेटस। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट गो, द कलेक्शन ऑफ रोल्स दैट गो विद द गिवन स्टेटस। तो ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। भूमिकाओं का संग्रह जो दी गई स्थितियों के साथ उपयुक्त होता है उसको हम कहते हैं रोल सेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अचीव स्टेटस। अचीव स्टेटस किसका उदाहरण है? तो अचीव स्टेटस जो उदाहरण है वो पुस्तकों के प्रकाशन से प्राप्त लेखक की प्रस्थिति, या फिर महिला होने की प्रस्थिति, या परिवार का नाम, या धार्मिक पृष्ठभूमि।
तो यहाँ पे अचीव्ड स्टेटस पुस्तकों के प्रकाशन से जो प्राप्त लेखक की स्थिति है वो है अचीव, उसने खुद अचीव किया अपनी बुक को पब्लिश करा के, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। द टर्म गेमेनसेफ्ट का क्या मतलब है, तो जो गेमेनसेफ्ट है उसका मतलब है कल्चर, कम्युनिटी या फिर कंट्री या इकोनॉमी। तो ये वेल नोन क्वेश्चन है। जब गेमेनसेफ्ट होगा तो कम्युनिटी हो जाएगा, और जब गेसेलसेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, एसोसिएशन यानी समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की अन्वेषणी अंतर्संबंध और सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के वर्णन के लिए कार्य की अवधारणा का उपयोग किसने किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कार्य की अवधारणा, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट बताना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन किसने दिया है, कोजर, ब्राउन, कूले, डायरनडाफ। तो अब आप समझ गए होंगे फंक्शन की बात कौन करते हैं, ब्राउन करते हैं, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब है, तो रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब होता है, एक समूह जिसमें एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति से एक समूह जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता हो, आमने सामने के रिश्ते की विशेषता वाला समूह, एक समूह जो अन्य व्यक्तियों के समूह के मूल्यांकन के लिए एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस ग्रुप। तो अ रेफरेंस ग्रुप अ ग्रुप दैट कैन यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू इवैल्यूएट अदर इंडिविजुअल्स और ग्रुप। तो एक स्टैंडर्ड के रूप में जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरोकिन डिवाइडेड ग्रुप इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो सोरोकिन ने कौन से समूहों में बांटा है ग्रुप को, तो वो है टेरिटोरियल एंड नॉन टेरिटोरियल, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, हॉरिजेंटल, वर्टिकल और जेनेटिक और कॉन्क्रीट। तो ये हैं हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में बांटा है सोरोकिन ने ग्रुप्स को। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल पीजीटी की तरह ये पेपर है, बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड कंस्टिट्यूट अ स्मॉल ग्रुप। तो स्मॉल ग्रुप किसको कहा जाएगा, रेडिकल ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप, डाइट, ट्राइड या फिर द नेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइट एंड ट्राइड, यानी ये एक स्मॉल ग्रुप की तरह हो जाएगा। एक छोटे समूह, कौन सा समूह एक छोटे समूह का गठन करेगा, तो ये छोटे समूह का गठन करेगा। जो डाइड और ट्राइड है फीमेल का, वो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएशनल ग्रुप, यानी किस समूह को संबंध समूहों के रूप में जाना जाता है, तो वो है प्राथमिक समूह, माध्यमिक समूह, संगठित समूह या असंगठित। तो असंगठित तो होगा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप जो होगा उसको हम संबंध समूहों के रूप में भी जान सकते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का एग्जाम्पल कौन है, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो अनऑर्गेनाइज्ड देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ट्रेड यूनियंस भी ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, धार्मिक संगठन, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन ऑडियंस यानी दर्शक जो होता है वो असंगठित समूहों का उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू.जी. सुमेर द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक में इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात की है, यानी जो सेमेल है उन्होंने किस बुक में इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात की है, तो उन्होंने अपने बुक फोकवेज में इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात की है। तो ये वाली बुक आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड कम्युनिटीज इनटू गेमेनसेफ्ट एंड गेसेलसेफ्ट। तो ये तो पता ही है, गेमेनसेफ्ट और गेसेलसेफ्ट में टॉनिज ने बांटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डिसऑर्गेनाइजेशन। डिसऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये आपको बताना है। यानी विसंगठन या अव्यवस्था को क्या कहते हैं,
तो भागों का क्रमबद्ध संबंध पुरानी आदतें और सामाजिक नियंत्रण के रूप में भागों के कामकाज में मौजूदा संतुलन की गड़बड़ी। तो डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है संतुलन जो भी है वो प्रेजेंट टाइम में उसमें संतुलन में गड़बड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस एग्जिस्टिंग इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स, जब पार्ट्स में के फंक्शन करने में जो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर का कंट्रीब्यूशन कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा योगदान नहीं दिया है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने बात की, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पे तो उन्होंने काम किया है, ऑर्गेनाइजेशन पे बात की है, नौकरशाही पे बात की, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं किया। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मल औपचारिक की बात बैठती है। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मोटिव ऑफ द पीपल पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से क्या एक संगठन में भाग लेने वाले लोगों के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो क्या हो जाएगा, लीडरशिप, डोमिनेशन, सुप्रेशन या फिर कैश और काइंड। तो ये हो जाएगा नेतृत्व, प्रभुत्व, दमन, नगद या तरह का। तो ये हो जाएगा आपका एक संगठन में भाग लेने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है कैश और काइंड। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है आगमन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भौतिक और गैर भौतिक संस्कृति के बीच परिवर्तन की दर और गति में असंतुलन को संदर्भित करती है। सांस्कृतिक शिथिलता, सांस्कृतिक परिवर्तन, प्रसार या सांस्कृतिक विकास। तो सभी को पता है कल्चरल लैग की बात उन्होंने की, जिसको सांस्कृतिक शिथिलता या विलंबना भी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जॉनसन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू एन एस। जॉनसन के अकॉर्डिंग जो संगठन है किसके एक पहलू को संदर्भित करता है। तो होने वाली अव्यवस्था, बातचीत प्रणाली, ढांचे और संबंधों की प्रक्रिया, भागों की परस्पराधीनता। तो ये हो जाएगा आपका इंटरैक्शन सिस्टम यानी बातचीत प्रणाली। तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस और नैनकी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिश पीजेंट एंड इन यूरोप एंड अमेरिका में किस अवधारणा को विकसित किया था। तो थॉमस एंड नैनकी ने किस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो उन्होंने डिसऑर्गेनाइजेशन की बात की थी यानी विसंगठन की बात की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों के 2 रूपों भौतिक और गैर भौतिक संस्कृति की पैरवी की। मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल की बात कौन करता है। तो ये आगमन करते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल कल्चर। तो मटेरियल कल्चर का एग्जाम्पल क्या है वो यहाँ पे बताना है। संचार के माध्यम, विचार, रुख या परंपरा, इसमें से कौन सा मटेरियल कल्चर है। तो ये हो जाएगा संचार के माध्यम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो मटेरियल कल्चर है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है वो बताना है आपको। तो कल्चर जो है वो स्थिर होती है, अवांछनीय होती है, गतिशील होती है या एक समान होती है। तो वो डायनेमिक होती है यानी गतिशील होती है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ दूसरे समाज से सांस्कृतिक तत्वों का उधार लेना है। तो किस शब्द का अर्थ है सांस्कृतिक विनियोग, सांस्कृतिक मिलन, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण या सांस्कृतिक पालन। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक विनियोग। इसका मतलब है दूसरे समाज से सांस्कृतिक तत्वों को उधार लेना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक व्यक्ति जो सेना में शामिल होने का इरादा रखता है बाद में उनमें से एक बनने के लिए शारीरिक अभ्यास शुरू करता है, तो ये किस प्रकार का सोशलाइजेशन हो जाएगा? विकास संबंधी, अग्रिम, मुख्य या माध्यमिक? तो यानी सेना में शामिल होने का इरादा रख रहा है और उसमें से एक बनने के लिए शारीरिक अभ्यास भी शुरू कर देता है, तो वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो गया, यानी पहले से ही कर रहा है, तो अग्रिम सोशलाइजेशन सामाजिकरण हो गया, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार पारित किया गया था? तो जो 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है वो आर्टिकल 17 के अनुसार अनुच्छेद के अनुसार पारित किया गया था, तो यहाँ ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए मस्ट है। एक दो तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, तो इसी तरह हम लोग पेपर्स को करते रहेंगे और अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।